और आज की चर्चा का रुख करने से पहले बात अग्निवीर की, क्योंकि हमारे देश के अग्निवीर हमारा मान है। कड़े प्रशिक्षण और अनुशासन से तैयार हमारे अग्निवीरों को देश सेवा के विभिन्न अवसर मुहैया कराए जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने भी अग्निवीरों को आरक्षण देने को लेकर बड़ी घोषणाएं की हैं। वैसे इससे पहले केंद्र सरकार भी अग्निवीरों को अलग अलग सुरक्षा बलों में 10% आरक्षण की घोषणा कर चुकी है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकारों ने अग्निवीरों के लिए बड़ी घोषणा की है। इन प्रदेश सरकारों ने अग्निवीरों को आरक्षण देने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अग्निवीर जवानों को यूपी पुलिस और पीएसी में आरक्षण देने का फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि 4 साल की सेवा के बाद अग्निवीरों को पुलिस सेवा में, पीएसी में प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की सुविधा मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस बात को कहा है कि अग्निवीर की योजना जैसे आगे बढ़ती है और जब ये अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो हम उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में, पीएसी में इन नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की एक सुविधा देंगे, वेटेज देंगे। उनके लिए एक निश्चित आरक्षण की सुविधा हम अपनी सेना, अपनी पुलिस में उपलब्ध करवाएंगे। एक ट्रेन मैन पावर हमें मिलेगा। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी 25वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर अग्निवीरों को सौगात देने की घोषणा की। राज्य सरकार ने अग्निवीरों को पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में आरक्षण देने का फैसला लिया। हमारे यहाँ विविध प्रकार की पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्निवीर जवानों को आरक्षण का लाभ देगी। अग्निवीर जवान की योजना सच्चे अर्थों में सेना के आधुनिकीकरण के साथ साथ योग्य सैनिकों की भर्ती के अलावा वैश्विक स्तर पर सेना को युवा बनाने की योजना है। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने भी अग्निवीरों को आरक्षण देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के सभी अग्निवीरों को उनकी सेवा के पश्चात पुलिस आरक्षक, वन रक्षक, जेल प्रहरी आदि पदों पर प्राथमिकता के आधार पर शामिल करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ में जितने भी अग्निवीर हैं उनके सेवा के पश्चात छत्तीसगढ़ सरकार उन्हें पुलिस आरक्षक, वन रक्षक, जेल प्रहरी इत्यादि पदों पर प्राथमिकता के आधार पर समावेशित करने की सुविधा देगी। इससे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रदेश के अग्निवीरों को सरकारी विभागों में नियुक्तियों में प्राथमिकता देने की घोषणा की थी। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र बल और असम राइफल्स में 10% पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण देने की घोषणा की है। इसके तहत पूर्व अग्निवीरों को कांस्टेबल और राइफलमैन के पद पर उम्र सीमा और फिजिकल टेस्ट में छूट मिलेगी। इसके अलावा कई बड़ी कंपनियों ने भी अग्निवीरों को नौकरी देने की घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो सरकार की ओर से जो भी निर्णय लिए जाते हैं रक्षा क्षेत्र को लेकर, वो देश की रक्षा सुरक्षा को ही मजबूत करने से जुड़े होते हैं, जिनमें आती है अग्निवीरों की भी बात, जिसको लेकर आज प्रधानमंत्री ने कहा कि कैसे अपने सुरक्षा बलों को युवा रखने के लिए ही ये योजना लाई गई है। और आज का हमारा विशेष इसी से जुड़ा हुआ है, जो कहता है रक्षा क्षेत्र में नया युग, उपलब्धियों की नई गाथा। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कैप्टन रामपाल यादव। आप कारगिल युद्ध के सहभागी रहे हैं। और हमारे साथ गुलशन लूथरा जी जुड़े हैं, जो रक्षा सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं। आप एडिटोरियल डायरेक्टर हैं इंडिया स्ट्रेटेजिक डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स के। और हमारे दोनों मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। और सबसे पहले कैप्टन रामपाल जी से बात करें उससे पहले गुलशन लूथरा जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक बड़ी तस्वीर हमने अभी दर्शकों के सामने रखी कि किस तरीके से केंद्र सरकार ने अलग अलग वक्त पर ऐसे निर्णय लिए जिससे कि हमारे देश के रक्षा क्षेत्र को मजबूती मिल सके। आप तो बहुत दशकों से ये बदलाव देख रहे होंगे कि कब हुआ और कब नहीं हुआ। आज की इस तस्वीर को आकलन इसका आप कैसे करते हैं? देखिए, ये एक्चुअली कुछ ना कुछ बदलाव या प्रोग्रेस तो होती रहती है हमेशा, लेकिन कभी कभी वो जो पेस ऑफ प्रोग्रेस है एडिक्वेट नहीं होता, कभी पिकअप हो जाता है, कभी हमारे देश में अननेसेसरी कंट्रोवर्सीज भी हो जाती हैं। और जब एक कंट्रोवर्सी होती है तो उसके बाद
काफी देर के लिए काम रुक जाता है। लेकिन जैसे कभी ये, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पहले कभी नहीं हुआ काम, देखिए काम हमेशा चलता रहता है। और आजकल जो है, जो सरकार है इस वक्त, तो वो काफी तीव्र गति से, बल्कि भीषण गति से काम कर रही है, आगे जा रही है, लगातार मॉडर्नाइजेशन कर रही है। मैं आपको कारगिल वॉर के ऊपर एक बोफोर्स के ऊपर बताना चाहूंगा। वो एक उन्होंने पता नहीं कैसे कहीं फैल गया था कि जब बोफोर्स लिए वो बेकार गन है, उल्टा चलती है, पॉलिटिक्स में चलता है ये। लेकिन हम 70 या 80% कारगिल वॉर बोफोर्स की वजह से जीते हैं, ये कोई भी फौज का आपको ऑफिसर बता देगा। तो उन दोनों वो भी एक अच्छा काम था, वो कंट्रोवर्सी को छोड़ दीजिए एक साइड पर। और लेकिन इसी तरह वेपनाइजेशन चलते ही हमारे जो मिराज एयरक्राफ्ट थे, उन्होंने कारगिल वॉर के अंदर, कारगिल युद्ध में बड़ी प्रिसीजन से बॉम्ब फेंके, और वो बॉम्ब ऐसे थे उसको खास बनाया गया। और कोई ना कोई थोड़ा बहुत चलता रहता है। लेकिन बोफोर्स के बाद अनफॉर्चुनेटली काफी टाइम के लिए काम रुक गया, फिर अब शुरू हो गया, अब तो चलता रहा है। और इस वक्त मैंने कहा तीव्र गति से काफी काम हो रहा है, और ऑल ओवर एंड पर्टिकुलरली इन द माउंटेन्स, जहां पे हमें चाइना और पाकिस्तान दोनों को फेस करना है। जी चलिए, हमारे साथ इस वक्त कैप्टन रामपाल यादव भी जुड़ गए हैं, और आप कारगिल वॉर वेटरन हैं। और कैप्टन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और ये भी जानना चाहेंगे, हालांकि देखें तो एक पूरी पीढ़ी जवान हो गई है कारगिल युद्ध से अब तक की, अगर हम वक्त की बात करते हैं 25 वर्ष बीत गए हैं। अलग अलग स्रोतों के माध्यम से सुनने को, देखने को, पढ़ने को मिलता है कि कारगिल वॉर में क्या हुआ था, लेकिन बहुत कम अवसर मिल पाते हैं जब आप जैसे लोग हमारे साथ जुड़ पाते हैं। आपके शब्दों में जानना चाहेंगे आपका अनुभव कारगिल युद्ध को लेकर। हम 26 मई को मस्को वैली में एंटर किए थे। उसके बाद रेकी वेकी होने के बाद बिल्कुल इनिशियल वाला पीरियड था। तो कुल मिला के मैं यही कहूंगा, हमारी फौज ने काफी अच्छा किया। ये इंटेलिजेंस इंटरप्रिटेशन का फेलियर था। हम इसको पूरी तरह से इंटेलिजेंस फेलियर भी नहीं कह सकते। उनके पास सब खबरें थी, हायर कमांड्स के पास सब कुछ था, नॉलेज थी, पर उन्होंने हल्के में लिया और प्लानिंग ढंग से नहीं कर पाए। जब एकदम वो आके बैठ गए और जब सारा खुलासा हुआ, उसके बाद ही ये सारी फायर फाइटिंग की जो एक्सरसाइज है ये शुरू हुई। लेकिन कैप्टन साहब, उस वक्त जिस वक्त दुश्मन आपके सामने था, उस वक्त वो क्या था, वो जज्बा क्या था जिसने हमारे सैन्य बलों को बिल्कुल आर पार की लड़ाई में उन पर इस तरह की जीत हासिल करने में मदद की? उस टाइम में, उन हालात में हम सब कुछ भूल जाते हैं और हमें बस मारना है, किसी तरह से इनको यहाँ से खदेड़ना है, यही भावना दिल में होती है। और यही भावना लेके सारे जवानों को साथ लेके हम आगे बढ़े। तो कैप्टन साहब, आपकी उम्र क्या थी उस वक्त जिस वक्त ये युद्ध हुआ था? उस टाइम मेरी उम्र 27 इयर्स थी। मेरी नई नई शादी हुई थी और जी। बस 2 महीने बाद ही मैं लड़ाई में पहुंच गया था। तो उस वक्त जैसे आपने कहा कि जहन में कुछ और था ही नहीं, सिर्फ भारत माता की जय के नारे लगते रहते थे, ये हम पढ़ते भी रहते हैं। लेकिन कैप्टन साहब, उस वक्त में युद्ध की भूमिका और कैसे दुश्मन का आप लोगों ने सामना किया, कुछ अपने शब्दों में हमें बताना चाहेंगे? क्योंकि पिक्चरों में, फिल्मों में हम देखते रहते हैं, लेकिन आप लोगों ने वास्तविकता में दुश्मन का सामना किया। एक तो टेरेन इतनी डिफिकल्ट थी, दूसरा वो सारी डोमिनेटिंग हाइट्स पे बैठे हुए थे, तीसरा हमारे को ये भी पूरी तरह से खबर नहीं थी कौन है, कितने हैं, कैसे हैं, ये सारा अंधेरे में चल रहा था। मेरे को कमांडर ने बोला था कि जा बेटा, 2 आदमी बैठे होंगे, देख ले। लेकिन जब वहां से मैं कैप्चर कर लिया हाइट, उसके बाद जब सुबह फायर खुला तो 3 BMG का फायर खोला। 3 BMG एक कंपनी में होती हैं। जहां ये 2 आदमी कह रहे थे, वहां 150 आदमी की एक कंपनी बैठी हुई थी। तो जैसे तैसे करके हमने उनको वहां पे रोका और फिर उसी तरह से सारा का सारा आगे बढ़ता गया। और टाइम जरूर लगा, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और इनको खदेड़ दिया। जी, हमारे साथ गुलशन लूथरा जी भी इस वक्त बने हुए हैं। गुलशन जी, अभी हम जो बता रहे थे कि किस तरीके से सीमाओं पर हम सड़कें बना रहे हैं, किस तरीके से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत को रक्षा क्षेत्र के साथ जोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। ये जो सोच है, ये आपको कि इतने दशकों में इस पर उतना काम नहीं हुआ,
किस तरह ये बदली हुई तस्वीर को प्रस्तुत करता है और हमारे देश के रक्षा क्षेत्र को मजबूती भी देता है? ये जो इस वक्त जो मेरे ख्याल में जो पेस ऑफ प्रोग्रेस है बड़ी तीव्र गति से हो रहा है। हमें सड़कें चाहिए माउंटेन्स के अंदर, क्योंकि पहले तो हम बिल्कुल ब्लाइंड होते थे। जैसे अभी कैप्टन साहब बता रहे थे कि इनको पता ही नहीं था कि इतने सारे पाकिस्तानी ऊपर छुपे बैठे हैं। इसके ऊपर भी जो छुपे बैठे वाले की भी एक पॉइंट में बताना चाहूंगा। हम लोगों को वाकई जैसे नहीं पता था फौज को, लेकिन जो पहली बार जो पकड़े गए पाकिस्तानी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के सिपाही, वो 6 पकड़े गए थे बटालियन में, 2 शायद कहीं और पकड़े गए थे। तब पता लगा कि वो तो यहाँ बैठे हैं। लेकिन और उन पाकिस्तान की तरफ से वो स्लोप था, हमारी तरफ से चढ़ाई बड़ी तेज थी। तो उस चढ़ाई जो तेज है उसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए या उसकी जरूरत को समझते हुए आजकल जो सड़कें बन रही हैं बड़ी तीव्र। और ये बात सही है गुलशन जी कि उस युद्ध से हमने बहुत से ऐसे सबक सीखे थे जिसके बाद हमने आज अपने रक्षा क्षेत्र में वो बदलाव किए हैं कि आज हम मजबूत जमीन पर खड़े नजर आते हैं। शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि कारगिल युद्ध और उसके बाद हम जिस तरीके से रक्षा क्षेत्र को लेकर हर मोर्चे पर अपने आप आधार मजबूत कर रहे हैं, उससे आने वाले वक्त में हम बेहतर तरीके से दुश्मन का भी सामना कर सकते हैं, खासकर तब जब चुनौती हमारे सामने पाकिस्तान और चीन दोनों ओर से है। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें न्यूज़ नाइट। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया? पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ए संभाल कर, हाँ, आई मारो पप्पा फॉरेन थी लाई आव्यो। हाँ, सत्यानाश! भाई नुकसान कैसा भरेगा तुम? स्टॉक मार्केट में भी रिस्क उतना ही लें जितने की कैपेसिटी और रिस्क की जानकारी हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत सोच समझ कर करें। अरे वाह डिकरा, एकदम बराबर। रिस्क समझ कर लेने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। और कारगिल विजय दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज द्रास में कारगिल वॉर मेमोरियल के जरिए अग्निपथ योजना की वजह से देश के युवाओं को जो फायदा मिल रहा है उसका भी जिक्र किया। लेकिन खास बात यह है कि दुनिया के अन्य देशों में भी इस तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो क्या है अग्निपथ योजना में खास, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जून 2022 को मोदी सरकार ने सशस्त्र बलों में सेवा देने के लिए भारतीय युवाओं के लिए एक आकर्षक भर्ती योजना को मंजूरी दी, जिसे अग्निपथ कहा जाता है। इस योजना के तहत चुने गए युवाओं को अग्निवीर के रूप में जाना जाता है। भले ही आज विपक्ष इस योजना को लेकर कई तरह के दावे करते हुए नजर आ रहा हो, लेकिन इस अहम योजना पर प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों को भी आईना दिखाया है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना है। दुर्भाग्य से
राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। अग्निपथ योजना के तहत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में 4 साल के लिए युवाओं की कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती की जाती है। ये भर्ती ऑफिसर रैंक के नीचे के सैनिकों की होती है। भर्ती होने पर पहले 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद अग्निवीरों की तैनाती की जाती है। 4 साल बाद कार्य क्षमता के आधार पर रेटिंग दी जाती है। रेटिंग देखकर मेरिट लिस्ट तैयार होती है, जिसमें से 25% अग्निवीरों को सेना में परमानेंट कर दिया जाता है। बाकी जवान वापस आकर कोई और नौकरी या फिर कारोबार कर सकते हैं। आखिर क्यों हमें इस योजना की जरूरत पड़ी है, ये सवाल सबसे बड़ा है। लेकिन देश की रक्षा के लिए इस योजना को बड़ा परिवर्तनकारी सुधार माना जा रहा है। योजना युवाओं को देश की सेवा करने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है, जिससे सशस्त्र बलों की रूपरेखा युवा और गतिशील होगी। इसके अलावा अग्निवीरों के लिए आकर्षक वित्तीय पैकेज की व्यवस्था भी है। अग्निवीरों को सर्वोत्तम संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त करने और अपने कौशल एवं योग्यता बढ़ाने का अवसर भी मिलेगा। योजना के जरिए नागरिक समाज में सैन्य भावना वाले अनुशासित एवं कुशल युवाओं की उपलब्धता भी होगी। बात करें वित्तीय लाभ की तो 4 साल की सेवा में अग्निवीर जवान के वेतन से कॉर्पस फंड में 5,02,000 रुपये जमा होता है। इतना ही पैसा सरकार भी देती है। 4 साल बाद सेवानिधि पैकेज के तौर पर जवान को एक साथ 11,71,000 रुपये मिलेंगे, जिस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सेना के बयान के मुताबिक कर्तव्य पथ पर बलिदान हुए अग्निवीर को 48 लाख रुपए बीमा के और 44 लाख रुपए अनुग्रह राशि के मिलेंगे। साथ ही सेवानिधि की राशि भी मिलेगी। जो 4 साल की नौकरी थी उसका वेतन भी दिया जाएगा, जो 13 लाख से ज्यादा की राशि होगी। इसके अलावा सशस्त्र बल युद्ध हताहत कोष से बलिदान जवान के परिजन को 8 लाख रुपए और आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से 30,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं अगर कोई अग्निवीर जवान ड्यूटी के दौरान दिव्यांग हो जाता है तो उसे दिव्यांगता के स्तर के आधार पर मुआवजा भी मिलता है। अगर कोई अग्निवीर जवान पूरी तरह यानी 100% दिव्यांग हो जाता है तो उसे 44 लाख रुपए, 75% दिव्यांग होने पर 25 लाख रुपए और 50% दिव्यांग होने पर 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों और असम राइफल्स में पूर्व अग्निवीरों को कांस्टेबल के पदों पर 10% आरक्षण और आयु सीमा में छूट देने के साथ शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूट देने का ऐलान किया है। इसके अलावा कई बड़ी कंपनियों ने भी अग्निवीरों को नौकरी देने का ऐलान किया है। विपक्ष के दावों के विपरीत अग्निपथ योजना न केवल रक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार का हिस्सा है, बल्कि कई अन्य देशों में भी इस तरह की योजनाएं सफलतापूर्वक चलाई जा रही हैं। इजराइल में सैन्य सेवा पुरुषों और महिलाओं के लिए अनिवार्य है, जिसमें पुरुष 3 साल और महिलाएं 2 साल तक सेवा करती हैं। वहीं दक्षिण कोरिया में सभी पुरुषों को सेना में 21 महीने, नौसेना में 23 महीने और वायुसेना में 24 महीने की सेवा देना अनिवार्य है। वहीं ब्राजील में 18 साल के पुरुषों के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है। ये अनिवार्य सेवा 10 से 12 महीने के बीच रहती है। इसके अलावा ईरान में 18 साल से अधिक आयु के पुरुषों को 24 महीने सेना में नौकरी करनी पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।